तो बंधुवर रासबिहारी जी, ये कहानी का रंगमंच हमारे हिंदी थिएटर जगत का आज एक अनिवार्य पहलू हो गया है, एक अनिवार्य विधा हो गई है। और जितने नाटक हो रहे हैं उसकी अपेक्षा कहानी का रंगमंच अकेले उससे कम नहीं हो रहा है, इसलिए कि ये बहुत आसान सी विधा निकाली गई है और ये आसानी ही इसका सबसे बड़ा गुण भी है। और यही आसानी इसका सबसे बड़ा मतलब इसकी सबसे बड़ी सीमा भी है, क्योंकि नाटक हमारे यहाँ आसानी के लिए नहीं किया जाता था, वो कला के लिए किया जाता था। वो बड़ा अनुष्ठान होता था, उसमें 5 से लेकर के 20 तक के सदस्य होते थे, एक दल होता था, नाट्य दल होता था और एक बाकायदा स्क्रिप्ट होती थी। विज्ञान शाकुंतल आप जानते हैं, आषाढ़ का एक दिन आप जानते हैं, आधे अधूरे, इस तरह के 3 अंकों के 5 अंकों के नाटकों की व्यवस्था थी। और वो 2 घंटे 2.5 घंटे का एक नाटक बनता था। बाकायदा उसका 8 सप्ताह जो मानक पूर्वाभ्यास माना गया है नाट्य संहिता में, कि इससे कम में वो तैयार नहीं होता, बल्कि इससे ज़्यादा लग सकता है। तो ये हमारे यहाँ एक विधान था। फिर उसकी वेशभूषा थी, उसके मेकअप थे, तैयार होना था, उसका एक मंच था, मंच का सारा विधान था कि ऐसे ऐसे मंच पर वो होगा। तो सब कुछ भरत के नाट्य शास्त्र से चली आ रही है, चीज़ हजारों सालों से चली आ रही है। आज उसका वो रूप नहीं रहा, हिंदी में आकर के बहुत वो डाइल्यूट हो गया है, लेकिन इसके बावजूद वो एक संपूर्ण विधा थी। लेकिन इतना सारा सरंजाम आज के युग में कि दल हो पूरा, सब लोग साथ में मिले, 2 महीने का रिहर्सल हो, ये सब आज के जीवन जगत में जब इतनी आपाधापी हो गई है, भाग दौड़ हो गई है कि आदमी कहीं नौकरी कर रहा है, नाटक कर रहा है, आदमी ज़्यादा जो मामला बिगड़ा या बना कह लीजिए, वो मीडिया के कारण, जो फिल्में और जो टेलीविज़न जो आया, सीरियल जो आया, उसमें उन लोगों को काम मिलने लगा। पहले वो लोग बैठे रहते थे, साल भर में 1 नाटक किया, 2 नाटक किए, बाकी बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, सबसे बातें कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बहुत खर्चे भी नहीं थे, इस तरह से वो चलता था। लेकिन ये युग ऐसा आ गया कि फिल्मों के नाते, टेलीविज़न के नाते उन लोगों को काम मिलने लगा। वहाँ वो 1 टेक आर्टिस्ट के रूप में उपयोगी हो गए, क्योंकि जो ये हीरो लोग बच्चे आते हैं स्टारों के, या चॉकलेटी हीरो जिसे कहते हैं, वो लोग एक वाक्य बोलने में 10 बार रीटेक करते हैं। और ये लोग अगर एक लंबी स्क्रिप्ट हो एक पैराग्राफ की तो भी 1 बार में बोल देते हैं, तो उनका समय, खर्चा, सब कुछ बहुत बचता है। इस तरह एक समय आया कि इस मीडिया के आने के बाद नाट्य जगत के कलाकारों की, अभिनेताओं की एक उपयोगिता हो गई। ठीक है, जो कॉमर्शियल सिनेमा में सक्सेसफुल नहीं हुए, व्यावसायिक सिनेमा में वही लोग चलते रहे, लेकिन एक एक्सपेरिमेंटल सिनेमा शुरू हुआ। वही एक समय है 70 के दशक का, जब ये भी शुरू हुआ और जब 80 के आसपास आकर के कहानी का रंगमंच भी शुरू हुआ। तो दोनों एक धरातल पर भी कभी दिखाई पड़ता है। आप एक मंथन जैसी फिल्म देख लीजिए, भूमिका जैसी फिल्म देख लीजिए, पार्टी जैसी फिल्म देख लीजिए, पार्टी नाटक है, उसी नाटक का रूपांतर हो गया। वो जो जाने भी दो यारो नहीं, एक रुका हुआ फैसला जैसा का जैसा नाटक बनाया था रंजीत कपूर ने, वैसा का वैसा उसको शूट कर दिया गया, वो फिल्म हो गई। ये सारी चीज़ें जब दुनिया में आई और जब इस नाट्य जगत के जो रिहर्स लोग होते हैं, पूर्वाभ्यास से मजे हुए लोग होते हैं, जब उनकी उपयोगिता फिल्म वालों ने देखी तो उनको वहाँ काम मिलने लगा। तो दोनों में सामंजस्य बिठाना कि कहाँ 2 महीने की आप रिहर्सल करेंगे, कहाँ 15 लोग 10 लोग जब साथ में आ जाएंगे तब आप रिहर्सल करेंगे, इसका संकट हर सिनेमा में है। मैंने सुना है, हर नाट्य जगत में मैंने सुना है कि मराठी में लोग जब साथ में नहीं मिलते थे पूर्वाभ्यास करने के लिए, तो भालवा करके वहाँ एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लागू साहब से मैंने सुना है, वो भालवा कहते थे। वो एक आर्टिस्ट को बुला करके जब जिसके पास समय है उसके साथ वो पूर्वाभ्यास करते थे, बाकी जो उसके सामने का अभिनेता है उसकी भूमिका वो खुद करते थे। तो उसे खनोरी बोलते थे। जैसे एक औरत बैठ करके महाराष्ट्र की अपने घर में खाना बनाती है, 10 लोगों को खिलाती है, पैसा लेती है, जब जो फ्री होता है आके खा लेता है, वो खाना बना के बैठी है। उसी तरह से भालवा बैठे रहते थे और जब जो फ्री हुआ गया, एक तरीका ये भी था करने का, ये सब होता था।
लेकिन अब जो है ये भी संभव नहीं रहा इस तरह से। हिंदी जगत में ये नहीं होता था, ये उसी जगत में होता था जहां मैंने महाराष्ट्र में सुना है। अब यही बात हुई कि अब इतने व्यस्त हैं, लेकिन नाटक करने वालों का नाटक करने की एक लत, क्या एक नशा होता है, एक जुनून होता है। असल वो जुनून ही उनको इसमें लाता है। आप कितने इंजीनियर, डॉक्टर पाएंगे, कितने बड़े बड़े ओहदों पर लगे हुए लोगों को पाएंगे जो उसको करते हुए नाटक करने लगते हैं या उसको छोड़ के भी चले आते हैं। बड़े बड़े लोग ऐसे हैं कि रिस्क पूरा लिया, उन्होंने पेशा छोड़ दिया और आकर के नाटक कर रहे हैं। तो वो जो जुनून है वो बिना नाटक के मानता नहीं। आप पर्दे पर एक्टिंग करते रहिए, पैसे आप पाते रहिए, उनको संतोष नहीं मिलता। तो उस जुनून वाले लोगों को दोनों बातें साधनी थी, और ये जो संकट था वो सब लोग देख रहे थे। तो ऐसे में ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बहुत ही मजे हुए, बहुत ही कुशल प्रोफेसर देवेंद्रराज अंकुर के मन में ये आइडिया आया कि कोई कहानी उठाई जाए, उसका नाट्य रूपांतर न किया जाए। पहले भी कहानी उपन्यासों पर नाटक बने हैं, लेकिन उनका नाट्य रूपांतर किया गया है। रंगभूमि है, गोदान है, मैला आंचल है, ऐसे बड़े राग दरबारी है, ऐसे बड़े बड़े उपन्यासों पर नाटक बने, लेकिन उनका नाट्य रूपांतर हुआ। उसमें से तमाम दृश्य जो वर्णन के होते थे वो काटे जाते थे, कथा को लिया जाता था, पात्रों को लिया जाता था, और पूरी बात 2 घंटे के उसमें निर्माण में, 2 घंटे की उस प्रस्तुति में पूरी बात कही जाती थी। लेकिन कहानी का रंगमंच उससे अलग है। एक तो उपन्यास लेगा नहीं, उपन्यास तो तभी लेगा जब कोई बहुत छोटा सा उपन्यास हो। मैंने एक रात भर वर्षा बंगला का रूपांतरण उपन्यास देखा है, और एक आदमी ने अकेले किया था, अद्भुत किया था। उसके वो व्यक्ति का मुझे नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा है। और हिंदी में तो ऐसे बहुत सारे 1.5 इंच ऊपर कहानी बहुत मशहूर हुई। सबसे ज्यादा मशहूर तो हुआ, हमारे अपने हैं, आप भी उनको जानते हैं, विजय कुमार का हम बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं। इस कहानी के रंगमंच में प्रेमचंद तो बहुत हिट साबित हुए ही, बहुत सफल साबित हुए। एक बड़े भाई साहब कितने लोगों ने खेला, अकेले भी खेला, 2 ही तो पात्र हैं उसमें, अकेले भी खेला और 2 लोगों ने भी खेला। तो ये जो रंगमंच था वो 1 या 2 लोगों के लिए ही बना हुआ था। इसमें दल की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मुख्य बात तो वही थी कि सब लोग साथ में अभ्यास के लिए मिलेंगे नहीं। तो ये विधा ऐसी निकाली गई कि भले कहानी में 5 पात्र हों कि 8 पात्र हों, एक आर्टिस्ट सबकी भूमिका निभाएगा। अब अगर आपने भी देखा है, क्योंकि मुंबई बहुत सारे शोज में हैं, इसलिए मैं उसी का उदाहरण ले रहा हूं फिर से। हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, कृष्ण से लेकर के कितने सारे उसमें आते हैं पात्र, कोई जाति वाला आता है, कोई और आता है, कोई श्रृंगार करता है, बहुत सारे पात्र आते हैं। उन सारे पात्रों को बिना कोई भाव बदले, एक कुर्ता धोती पहन करके और एक साफा लेकर के जो कलाकार आते हैं, विजय कुमार, वो रथ हाँकते हुए कृष्ण भी बन जाते हैं, ओढ़ करके गाना गाते हुए वो युवती भी बन जाते हैं। मतलब कहने का कि 1 पात्र या 2 पात्र। अभी लेटेस्ट जो मैंने नाटक देखा है, जोगिया राग विजय पंडित का, अभी 5-6 दिन पहले देखा है। अब उसमें कितने पात्र हैं, कई सारे आते हैं, लेकिन 2 लड़के हैं, 1 लड़का 1 लड़की, जो मेजर हैं, वो सारी भूमिका निभा लेते हैं। तो ये कहानी का रंगमंच की चुनौती ये है कि बहुत मजा हुआ, बहुत कुशल अभिनेता अगर नहीं होगा तो कहानी का रंगमंच नहीं होगा। ज्यादातर कहानी का रंगमंच करने वाले लोग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के हुए, क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ही में ही उसका उद्भव हुआ। मैंने बताया आपको कि अंकुर जी प्रोफेसर थे और उन्हीं के मन में यह आइडिया आया, और वो आइडिया सबसे ज्यादा सफल उन्हीं लोगों पर हुआ जो जितने मजे हुए कलाकार हैं, उतना ही उन लोगों ने उसको किया, खेला। और हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद, रेणु की कहानियां, इस तरह के जो हमारे लेखक हैं वो इसके लिए बड़े मुफीद पाए गए, और इनको लेकर के ढेरों काम हुआ पूरे देश में। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि रंग कला के सामने, नाट्य कला के सामने जो भरत मुनि की बनाई हुई इतनी विशिष्ट कला है, इतनी बड़ी कला है, और कहा जाता है कि नाटक सर्वसमाहारी कला है। इसमें साहित्य भी है, इसमें नृत्य भी है, इसमें गीत भी है, इसमें अभिनय भी है, सारी चीजों का समुच्चय है। इसलिए नाटक एक संपूर्ण कला है। इस संपूर्ण कला वाला जो एक बड़ा रंगकर्म है, एक बड़ी नाट्य कला है, हमारी रंग कला है, उसके समक्ष जब हम देखते हैं तो ये जो कहानी का रंगमंच है एक बौनी सी चीज लगता है। और इसका जो उद्भव भी हुआ वो किसी कलात्मक स्थापना के लिए नहीं हुआ, वो इसलिए हुआ कि उन अभिनेताओं का काम चल जाए,
उनके नाटक का नशा भी पूरा हो जाए और उनकी जो आमदनी का स्रोत है टेलीविजन और फिल्में, जहां उनको पैसा तो मिलता है, काम करने का संतोष नहीं मिलता, तो दोनों चीजें समानांतर रूप से चलती रहें, इसके लिए वो रास्ता निकाला गया। इसीलिए मैं मतलब थोड़ी सी हंसी की भी बात है, वो व्यंग की भी बात है कि जब शुरुआत इसकी हुई तो मैंने इसको काम चलाऊ रंगमंच कहा था। ये काम चलाऊ रंगमंच है क्योंकि कला के लिए नहीं, ये काम चलाने के लिए बनाई गई विधा है। लेकिन ये भले कहा जाए, इसके पहले एक चीज होती थी जिसका ये विस्तार है, साभिनय पाठ हम कहते थे। साभिनय पाठ की परंपरा रही है। एक कलाकार पुस्तक लेके खड़ा हो गया मंच पर और वो अदाऊ अंदाज के साथ, उतार चढ़ाव के साथ, अपनी आवाज के थोड़े से अंग संचालन के साथ उस कहानी का पाठ किया करता था। दुबे जी ने एक शुरुआत की थी, मैंने पृथ्वी में बहुत देखा है, दुबे जी का नाम ले रहा हूँ, कोई भी कर सकता है, लेकिन मैंने जो देखा है ज्यादा वो दुबे जी का देखा है कि मेन नाटक शुरू हो रहा है, मुख्य नाटक शुरू हो रहा है, उसके पहले या तो एक लंबी कविता, आए गमे दिल क्या करूं, बहसते दिल क्या करूं, या फिर गीत फरोश, या फिर सतपुड़ा की जंगल, ऐसी कोई लंबी कविता पहले एक आर्टिस्ट आके सुनाता था, या फिर कोई एक कहानी आकर के सुनाता था, और उसके बाद जब वो पूरा हो जाता था तब उसका मुख्य नाटक शुरू होता था। पृथ्वी में ही मैंने इसको देखा है। और उसके पीछे एक कहानी छोटी सी ये भी है कि तीसरी घंटे के बाद पृथ्वी में किसी को प्रवेश नहीं मिलता, और बहुत सारे जेन्युइन दर्शक जो दूर से आते हुए लेट हो जाते थे, तो दुबे जी का ये विधान जो मैंने देखा है, वो तो बताते भी थे कि हमने इसको इसलिए किया है, दो कार्यों से सफल होते थे। एक ये होता था कि वो आर्टिस्ट का एक, उस कलाकार का एक काम है जो दर्शकों के सामने आ जाता था। दर्शकों को फायदा होता था कि देखने आए हैं एक नाटक, और घलुआ में एक और प्रस्तुति वो देख ले रहे हैं, चाहे कविता की चाहे कहानी की। कहानी के पैरेलल कविता का रंगमंच भी कहा जाता है, लेकिन कविता का रंगमंच उस तरह से चला नहीं। कोई ऐसा बड़ा प्रोडक्शन नहीं देखा जो सिर्फ कविता पर पूरा एक शो किया गया हो। कहानी पर पूरा शो किया जाता है, ये हमने देखा। तो ये सारी परंपराएं हमारे बीच में थी, उन्हीं से लेकर के इनका विस्तार हुआ। लेकिन कुल मिलाकर के चाहे ये कितना भी चुनौतीपूर्ण हो, चुनौतीपूर्ण तो है, जैसा मैंने कहा कि एक व्यक्ति 4-4, 5-5 भूमिकाएं निभा रहा है और त्वरित हर सेकंड पे उसको परिवर्तन करना है, ना कोई वेश बदलना है, ना भूषा बदलनी है। तो ये एक बहुत ही ज़हीन कलाकर्म है। लेकिन रंग कला के समक्ष, जैसा मैंने कहा कि बौना है, वो है काम चलाऊ रंगमंच, वो है। आजकल उसका जो प्रभाव है, उसकी जो उसके शोज हो रहे हैं, जो उसका प्रचलन है कह लीजिए, वो कम हुआ है। एक दशक से मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से एक बाढ़ सी आ गई थी, एक बवंडर से आ गया था कि जिसको देखो कहानी का रंगमंच कर रहा, कि बच्चे गांव से चले आते थे, कहीं कोई काम नहीं मिलता था, तो एक छोटी सी कहानी कोई ले लिया और उसको वो करते रहते थे। और कहीं किसी कॉलेज में, कहीं किसी स्कूल में, किसी एनुअल डे पर, किसी हिंदी दिवस पर लोग कॉलेज स्कूल वाले बुला करके, संस्था वाले बुला करके उनसे नाटक करवा लेते थे। 1,000-500 उनको रुपए मिल जाते थे, इससे उनका काम चल जाता था। ये भी एक काम चलाऊ बात है, काम चलाऊ रंगमंच का हिस्सा है, लेकिन इसके बहुविध उपयोग हैं। और अगर कोई अच्छा कलाकार है तो वर्षों वर्षों शोध चलते हैं। यही बात सालती है कि ये एक आवश्यकता की उपज था, जो है वो जिसका कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो ये एक आवश्यकता थी कलाकारों के संतोष की और उनके कमाने के साधनों की, कि वो मीडिया को और नाटक को समानांतर रूप से लेकर के चलते रहें। इसके लिए इसकी इजाद हुई और वो सफल भी हुआ। लेकिन वो सारे कलाकार जब उनको ज्यादा काम मिलने लगे तो उन्होंने नाटक करना फिर बंद कर दिया। जब तक वहां कम काम मिलते थे उतनी फुर्सत उनको, जैसे अब आज पंकज त्रिपाठी अब आज कोई कहानी का रंगमंच करने नहीं आएंगे, तब संतोष की बात कहाँ चली जाती है समझ में नहीं आता। तो जब पैसा जो है वो सारे संतोष की क्षतिपूर्ति कर देता है, जब आपके पास अरबों करोड़ों, अरबों तो नहीं मगर करोड़ों रुपए आने लग जाएंगे, तो वो नाटक के जुनून का लोग संतोष कर लेते हैं। तो ये एकदम टॉप लेवल एक है, एक एकदम बॉटम का लेवल है, और एक बीच का लेवल है। तो उस जो बीच का स्तर है, जो बीच की सतह है, उस पर जो लोग हैं वो दोनों इस कला को साध रहे हैं। लेकिन इसकी गुणवत्ता चाहे जितनी हो, इसकी चुनौतियां चाहे जितनी हो, इसकी आसानियां चाहे जितनी हो, इसे हिंदी के अलावा देश के किसी और भाषा के रंगमंच ने स्वीकार नहीं किया। इसी महाराष्ट्र में मुंबई है, और इसी मुंबई में इसका सबसे अधिक प्रचलन चल रहा है, चारों तरफ चल रहा है। लेकिन चूंकि ये महासागर है, जो कहीं भी नाटक कर रहा हो वो अंत में यहीं आता है। जैसे सारी नदियां के समुद्र में मिलती हैं, वैसे सारे ही कलाकार अंत में मुंबई में आते हैं, यहीं उनको स्वर्ग और मोक्ष मिलता है।
तो वो जब यहाँ आ जाते हैं, और ये महाराष्ट्र में है, इसके बावजूद मराठी रंगमंच पर मैंने कोई कहानी का रंगमंच नहीं देखा। कम से कम ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि 30-35 सालों से नियमित रूप से मैं नाटक देखता हूँ, मराठी के, गुजराती के, हिंदी के, सबके। मैंने न गुजराती में कोई कहानी का रंगमंच देखा, न मराठी में कोई कहानी का रंगमंच देखा। मैं अधिकार पूर्वक नहीं कह सकता कि नहीं होता, लेकिन 99% मेरा ये अपने अनुभव पर कह सकता हूँ कि नहीं होता। बंगाल में नहीं होता। ये सब नाटक के बड़े केंद्र हैं, मराठी, महाराष्ट्र, बंगाल, वो केरला, ये सब बड़े केंद्र हैं। इन लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। मतलब कहने का कि ये एक उपेक्षित सी विधा है, जैसे हमारे जातिवाद का दंश था कि दलितों को सवर्णों ने स्वीकार नहीं किया, उसी तरह से कहानी का रंगमंच स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि ये उस तरह का रंगमंच है नहीं जहां भरत मुनि का बनाया हुआ या हमारा पुराणों से चलाया हुआ, इतने दिनों से चलाया हुआ इतना समृद्ध रंगमंच था। जैसा मैंने पहले कहा कि एक समाहारी कला है, इसमें सारी कलाएं आकर के समा जाती हैं। उसके समक्ष उसको इतनी इकहरी बना देना, इतनी सस्ती बना देना कि जब आप चाहें तो कर लें, इस कारण पूरा जो देश का नाट्य जगत है उसने इसको स्वीकार नहीं किया। और इधर एक दशक से मैं देख रहा हूं कि उसका भी प्रचलन कम हो रहा है। शायद वो उतना संतोष नहीं दे पा रहा है, या शायद उसकी जरूरत नहीं महसूस हो रही है। शायद ऐसा हो रहा है कि लोग, 2-4 लोग मिलकर के नाटक जैसा नाटक करने लगे हैं। देवेंद्र राज अंकुर के कारण ये एक संहिता के रूप में, एक विद्या के रूप में, विद्या के अनुशासन के रूप में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पाठ्यक्रम में रखा गया, पाठ्यक्रम में इसको पढ़ाया गया। लेकिन ज्यों ही मुझे ऐसा कयास है मेरा, और सूचना भी है थोड़ी, इसे मतलब कन्फर्म किया जाना चाहिए, इसकी पुष्टि की जानी चाहिए कि अंकुर जी के सेवा मुक्त होने के बाद ये पाठ्यक्रम से हटा दिया गया, निकाल दिया गया। मतलब कि जहां इसकी पैदाइश हुई वहां भी इसको उस तरह से सर्वमान्य जैसी मान्यता नहीं मिली। और ज्यादातर नाटक जो है, वो जो नामी नाटक हुए, उन सबके निर्देशक, बहुत सारे ऐसे हैं नाटक जिसके सारे के निर्देशक देवेंद्र राज अंकुर हैं। वो दिल्ली में रहे, बम्बई में उनके निर्देशन में नाटक हो जाता है, उनके निर्देशन में नाटक कहीं और भी लखनऊ में हो जाता है, उनके निर्देशन में वो दिल्ली में रहे। फोन पर भी मैंने सुना है कि वो निर्देशन कर देते हैं, बहुत कम आते हैं, वो देखने के बाद बता देते हैं और वो लोग अपने से कर देते हैं, क्योंकि ये अपने से करने वाली कला है। आकर के थोड़ा बहुत वो आगे पीछे कर देते हैं। तो जिस तरह से उनके रहते पाठ्यक्रम में रखा गया, उनके न रहते हुए पाठ्यक्रम से निकल गया, तो हम लोगों की इतिहास के हिसाब से वर्तमान को, और इतिहास वर्तमान के हिसाब से भविष्य को देखने की जो एक हमारी मास्टरी आदत है, उस आदत के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि उनके रहते अंकुर जी के जब एक दशक से लगभग इसका प्रचलन पहले के मुकाबले बहुत कम हो गया। पहले हर तीसरा नाटक जो है कहानी का रंगमंच होता था, अब वैसा नहीं रहा। हो सकता है उनके रहते या उनके बाद इसका पूरा भी प्रचलन खत्म हो जाए, क्योंकि इसका उस तरह से झंडा बरदार कोई दिख नहीं रहा है। करने वाले बहुत हैं, लेकिन अधिष्ठाता के रूप में करवाने वाले कि उनकी शिष्य परंपरा हो, आज तो उनकी शिष्य परंपरा है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि वो एक चुनौती भरा रंगकर्म है, सबके वश का नहीं है। तो ये है उसके धनात्मक पक्ष और ये है उसके ऋणात्मक पक्ष। जो ऋणात्मक पक्ष हैं वो विरासती हैं, वो पारंपरिक हैं, वो हमारी मान्यताओं के हिसाब से, संहिताओं के हिसाब से हैं। लेकिन जो मौजूदा स्थितियां हैं, उन स्थितियों में जो रंगकर्मी के सर्वाइवल की, उसके बने रहने की जो बात है, जो उसके बहुत सारे तामझाम के बिना भी आसानी से कर लेने की बात है, उसके लिए उपलब्धि है। तो ये उसकी उपलब्धि भी है, ये उसकी सीमा भी है, ये उसका वरदान भी है, ये उसका अभिशाप भी है। यही है हमारे यहाँ कहानी का रंगमंच। मैं भी इसके शुरुआत में इसका बड़ा भारी आलोचक था, बहुत पसंद नहीं आ रहा था मुझे, क्योंकि हमने भी बहुत अच्छे अच्छे नाटक देख रखे थे जो उपन्यासों पर, कहानियों पर बनाए गए थे। इसको देख करके हमको देखने का वो संतोष नहीं होता था जो संतोष एक संपूर्ण नाटक देखने का हमको होता है। जैसे हमने गोदान देख लिया नाटक, जैसे हमने तीसरी कसम देख लिया, तो उस कहानी ही है, लेकिन उसका कहानी का रंगमंच में कर दिया जाए तो वो मजा नहीं है जो उसके नाटक बनाने में है। तो यही उसकी बातें हैं। आगे का समय बताएगा, ये कलाकार बताएंगे, अपना नाट्य जगत बताएगा, कहानी का रंगमंच खुद बताएगा कि आगे इसका भविष्य क्या हो।